हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के साइंस के सीरीज का आज का हमारा जो वीडियो होगा क्लास 9th के चैप्टर 3। ध्यान रखिएगा, क्लास 9th स्टार्ट हो गया है और यह चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं एक पार्ट में कंप्लीट करा दिया हूं। अब आपका जो आने वाला क्लास है क्लास 9th का 10th का, ये सब दो 3 क्लास चलेगा क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है। और पिछले ही वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहीं से टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, कल की क्लास में हमने परमाणु के बारे में बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स और आपका एनसीईआरटी को कोरिलेट करके हम लोग समझ लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे अणु के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, अणु भी यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अगर आपको प्रूफ दिखा दूं, आपको यकीन नहीं होगा, तो देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है, सारा चीज हम प्रूफ के साथ, अब बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ, हैंड रिटेन नोट्स अब प्लस में आपका एनसीईआरटी, दोनों को कोरिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट की, यानी कि अणु क्या है। अणु क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं परिभाषा लिखा हूं, आइए जान लेते हैं एक एक पॉइंट करके। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अभी तक दोस्तों आप लोग पढ़े, मैं सिर्फ 1 मिनट में बता दूं कि परमाणु क्या होता है। कि परमाणु वह छोटा से छोटा पदार्थ का कण होता है जो इतना छोटा होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा छोटा है। यानी कि उस परमाणु को मापने की जो त्रिज्या होती है 10 के पावर -9 नैनोमीटर में होता है, इतना छोटा कण होता है। यानी कि लाखों जब परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखिएगा तो एक पेज जितना पतला आपका शीट बनेगा। ध्यान रखिएगा, उसी को परमाणु कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़े थे हम लोग। अब आइए अणु है, तो वहीं से यानी कि परमाणु से ही मिलकर बना होता है अणु, ये बात ध्यान रखिएगा। और यह क्लास आपको दोस्तों, देखिए मैं व्यू नहीं बना रहा हूं, यह क्लास आपको तभी फायदा होगा जब आप पहला पार्ट इसका देखे हैं। अगर नहीं देखे तो रिकॉर्डेड क्लास है, सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अंत तक देखिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दोस्त मुझे दीजिएगा, लेकिन यकीन मानिए आप सबसे पहले पहला पार्ट देखिए, उसके तुरंत बाद दूसरा पार्ट देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अणु क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दो हो या दो से अधिक परमाणु को मिला दिया जाए तो अणु बनता है। ठीक है, अब ये भी होता है दो, यानी कि जो किसी तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि ये दो या दो से अधिक परमाणु बनेगा तो आपका या तो तत्व अणु बनेगा और नहीं तो यौगिक अणु बनेगा। अब आपके मन में आएगा कि सर ये तत्व अणु क्या होगा और यौगिक अणु क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहीं पे आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं को मिलाकर बना हो तो उसको तत्व कहते हैं। और दो या दो से अधिक अलग परमाणुओं द्वारा अगर बना हो तो उसको यौगिक अणु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या समझ में आया कि अगर एक ही प्रकार के अणुओं से जो बना है वो तत्व है, और दो या दो से अधिक अलग प्रकार के अणुओं से जो बना है उसको यौगिक कहते हैं। बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, यही आपका दो प्रकार हो जाता है, आगे समझेंगे। पहले आइए अणु क्या होता है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मैं तो अभी आपको बता दिया एनसीईआरटी में क्या बताया है। आइए एक बार देखते हैं कि अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। दोस्तों मैं भी यही बताया था, लेकिन अपने लैंग्वेज में बताया था, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक नया पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल गया, क्या कि रासायनिक बंध द्वारा बने रहते हैं, यानी कि केमिकली बॉन्ड द्वारा बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं।
ठीक है, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। यानी कि जब मैं आपको पदार्थ में ठोस पढ़ा रहा था वहां भी इस आकर्षण बल का बात किया था कि जो आपका ठोस के जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, आपस में बिल्कुल इनका आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, आपस में बहुत कसकर जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ठोस कठोर होता है। देखिए सब चीज एक चैप्टर दूसरे से रिलेट करके है। अगर आप पहले क्लास से देख रहे हैं तो यकीन मानिए साइंस से आपका डर खत्म हो जाएगा, जैसे कि मेरे दोस्त सब कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आकर्षण बल द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट मिला। आगे आइए क्या दिया हुआ है कि एक ही तत्व के, अब आइए एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ क्या बताया था, अभी देखिए एक ही और दो अलग अलग, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक ही तत्व के परमाणु कौन सा हो जाएगा, अलग अलग परमाणु के तत्व कौन सा हो जाएगा, आगे चर्चा करेंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा कि एक ही तत्व के परमाणु हो या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर दे रहा हूं। चलिए, अब तत्व के अणु क्या होते हैं। ठीक है, तत्व के अणु क्या होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। आइए इसके परिचय जान लेते हैं। यानी कि तत्वों के अणु उन अणुओं को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के, अभी मैं आपको बताया कि एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से बना होता है उसको तत्व के अणु कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, दोस्तों देखिए उसको मैं अभी आपको दिखा दूं, उसको आपको यौगिक के अणु कहते हैं। यानी कि देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़े होते हैं, तो इसी को यौगिक के अणु कहते हैं। और एक ही प्रकार के बहुत सारे परमाणु अगर मिल जाए तो आपका क्या बनता है, तत्व के अणु बनते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा, मुझे यकीन है 100% कि जो अभी दो प्रकार आप पढ़िएगा, यानी कि तत्व के अणु और यौगिक के अणु। तत्व के अणु क्या होते हैं, एक बार फिर समझिए दोस्तों। टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, हो सकता है 30 से 40 मिनट लग जाए, लेकिन यकीन मानिए क्लास इन होने के बाद आपको लगेगा कि मैं समय दिया हूं, कुछ मिला है। तत्व के अणु उन अणुओं कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व के अणु कहलाते हैं। अब अगला इसका प्रॉपर्टी है कि यह अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं और किसी तत्व की रासायनिक पहचान को बनाए रखते हैं। यानी कि उस तत्व का जो केमिकली पहचान है उसको बनाए रखते हैं। विभिन्न तत्वों के अणु भिन्न भिन्न संख्या में परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। आइए तत्व के अणु होते क्या है एक बार और समझते हैं, एक बार और समझिए। तत्व के अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कुछ तत्व के अणु एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जबकि कुछ में दो या दो से अधिक परमाणु जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। ये अणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। आइए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है एक बार जरूर देखिए। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। जैसे दोस्तों ये वाला चीज याद रखिएगा, एग्जाम्पल जैसे आपका आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, और भी आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे इत्यादि। ये सब क्या है, एक ही तत्व के अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, यानी कि उसी तत्व के अलग अलग परमाणुओं से बना हो लेकिन तत्व अलग हो, यानी कि उस तत्व के अणु सेम हो, उसी को क्या कहते हैं, तत्व के अणु कहते हैं। लेकिन अधिकांश अधातु होते हैं। अब देखिए धातु नहीं, अब अधातु की चर्चा करें कि अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपका ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है।
ठीक है, इसलिए इसे द्विपरमाणु कहा जाता है। अब इसको भी हम लोग अलग अलग प्रकार में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्या बताया कि एक ही प्रकार के, यानी कि उसमें एक हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो द्विपरमाणविक हो जाएगा, त्रिपरमाणविक हो जाएगा, बहुपरमाणविक हो जाएगा। 4 प्रकार पढ़ेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ जाए तो इसको ऑक्सीजन ओजोन कहते हैं, याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन, ये तो एक ही तत्व है, अगर एक ही तत्व के अगर उसमें 2 अणु मिल जाए तो इसको द्विपरमाणु कहते हैं, और यह आपका ऑक्सीजन कहलाता है। अगर यही ऑक्सीजन में 3 अणु मिल जाए, यानी कि 3 परमाणु मिल जाए, तो इसी को हम कहते हैं आपका ओजोन, और यह जो प्रकार होगा त्रिपरमाणविक का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, एक ही प्रकार के परमाणु, यानी कि परमाणु का जो प्रकार होगा एक ही होगा, संख्या उनका अलग हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रकार एक ही होगा, संख्या एक से ज्यादा हो सकता है, तो उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट लिए हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु से, तत्व तो दोस्तों वही है, एक परमाणु से बना है, एक परमाणु से बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तत्व हर जगह सेम है, तत्व हर जगह, मैं लिख दे रहा हूं, हर जगह आपका समान है। अगर तत्व समान नहीं रहता तो यह यौगिक हो जाता, ध्यान रखिएगा। तत्व आपका समान है, अब कहीं कहीं यह तत्व एक परमाणु से बन जाएगा, परमाणु से बन जाएगा, कहीं कहीं आपका 2 परमाणु से बन जाएगा, कहीं कहीं आपका ये 3 परमाणु मिल जाएगा, यानी कि एक परमाणु से मिलकर जो बना उसको एक कहेंगे, यानी कि आणविक कहेंगे। 2 से बन जाएगा तो आपका द्विपरमाणविक अणु कहेंगे, 3 से बन जाएगा तो त्रि कहेंगे, अगर 3 से अधिक बन जाएगा तो उसको बहुपरमाणविक कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि तत्व एक ही है, तत्व हर जगह समान है, सिर्फ परमाणुओं की संख्या बदल रही है। एक प्रकार के परमाणु तो 1, 2 प्रकार के परमाणु तो 2। जैसे आपका ऑक्सीजन में अगर 2 लग गया, 2 परमाणु जुड़ गया तो आपका ऑक्सीजन हो गया, यानी कि O2 हो गया। वहीं O3 जैसे ही हुआ तो आपका चेंज हो जाएगा, ओजोन हो गया। ठीक है, आइए समझते हैं, फिर से एक बार समझ लेंगे, कोई बात नहीं। आइए, तत्वों के अणुओं के प्रकार। अब क्या प्रकार होता है, पहला मैं बताया कि एक परमाणु वाले अणु। अब आपको दोस्तों यहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे यकीन मानिए आपका क्लियर हो जाएगा। तत्व हर जगह समान है, तत्व क्या है, समान है। बार बार मैं बोल रहा हूं, सिर्फ परमाणु बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक परमाणु वाले अणु, यानी कि कुछ तत्वों के अणु केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसको एक परमाणु वाले अणु कहते हैं। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, और ये रट जाइएगा, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है आपका TRE 3 में, यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रट जाइएगा। ये तत्व स्वतंत्र रूप से अकेले ही रहते हैं और किसी अन्य परमाणु से नहीं जुड़े होते हैं। अन्य परमाणु से जुड़ेंगे तो ये एक कहलाएंगे ही नहीं। आप खुद एक बार कॉमन सेंस लगाइए कि ये बोल रहा है कि यह केवल अकेले ही रहते हैं, किसी अन्य परमाणु से नहीं जुड़ते हैं, तो जुड़ जाएंगे तो द्विपरमाणुविक कहलाएंगे, त्रिपरमाणुविक कहलाएंगे। नहीं जुड़ते हैं तभी तो ये एक परमाणुविक कहलाते हैं। तो चलिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब एक परमाणु वाले अणु हैं, यानी कि एक परमाणु से मिलकर बना है। अब आइए द्विपरमाणुविक क्या होता है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि सभी लोगों को क्लियर स्पष्ट पता चले। आइए, द्विपरमाणुविक अणु क्या कहलाता है, यानी कि इन अणुओं में 2 परमाणु एक साथ जुड़े रहते हैं। अब देखिए, 1+1 2 परमाणु जुड़ गए तो इसी को द्विपरमाणुविक कहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ H2 लिखा है कि नहीं लिखा है,
तो बिल्कुल लिखा है। तो बस दोस्तों जैसे ये H2 आप देखिएगा कहीं पे तो आप समझ जाइएगा कि ये द्विपरमाणविक होते हैं। कैसा? द्विपरमाणु। क्यों? क्योंकि इसमें ये 2 परमाणु से मिलकर बना है। याद रखिएगा 2 परमाणु से मिलकर बना है। दोस्तों ऐसा समझा दूंगा आपको कि यकीन मानिए आपके दिमाग में पूरे जिंदगी तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्कूल में जाइएगा तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे ही पढ़ा दीजिएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप लोग कैसे लिखते हैं? O2 लिखते हैं। तो 2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 परमाणु से मिलकर बना है, यानी कि यह किस कैटेगरी में आता है? द्विपरमाणविक अणु में आता है। नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं। तो देखिए तो ये जो 2 है, 2 क्या दर्शा रहा है कि इसमें 2 परमाणु से मिलकर बना है। यही क्लोरीन में 2 लिखते हैं, यानी कि Cl2। तो बताइए तो 2 का मतलब क्या है? तो 2 का मतलब है कि सर 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी कि यह द्विपरमाणुक तत्व तो एक ही है सर, लेकिन ये 2 परमाणु से मिलकर बना है। फ्लोरीन F2, तो 2 क्या दर्शा रहा है कि 2 परमाणु दर्शा रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब त्रिपरमाणविक के बारे में पढ़ते हैं। त्रिपरमाणविक क्या होता है, एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई, इसलिए हो सकता है आवाज थोड़ा सा भारी हो गया हो, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। त्रिपरमाणविक यानी कि 3 अणुओं, यानी कि 3 अणुओं, इन अणुओं में 3 परमाणु जुड़े होते हैं। यानी कि कितने जुड़ गए? 3 जुड़ गए, यानी कि 3 परमाणु जुड़ गए, तो इसको त्रिपरमाणु कहते हैं। जैसे ओजोन को आप लोग O3 लिखते हैं, O3 लिखते हैं, तो देखिए तो O3 में ये 3 परमाणु है तभी ना O3 बना। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो देखिए ये 2 और कार्बन के 1 मिलकर कितने बने? 3। तो यह किसका हो गया? हालांकि यह यौगिक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आप कार्बन भी मिला दिए, यानी कि आप तो एक तत्व की बात कर रहे थे, यहाँ 2 तत्वों की आप बात करने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ अपवाद भी होता है। हालांकि देखिए ब्रैकेट में मैं यही लिख दिया हूँ, हालांकि यह यौगिक है लेकिन इसमें 3 परमाणु होते हैं, यह मैं आपको ब्रैकेट में स्पष्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। 3 परमाणु तो है लेकिन यह यौगिक है, समझाने के लिए लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व है और परमाणु की संख्या 3, तो क्या बन गया? ओजोन। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 1 मिलकर बना 3, तो 3 परमाणु से मिलकर बना त्रिपरमाणुविक कैटेगरी में तो आया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह यौगिक है, तत्व नहीं है। मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं एग्जाम्पल के लिए। अब आइए बहुपरमाणुविक। हाँ, बहुपरमाणुविक क्या होता है? यानी कि जैसे ही 3 से ज्यादा हो जाएगा तो अब 4, 5 नहीं पढ़ेंगे, अब बहु पढ़ेंगे। बहु मतलब होता है कि बहुत सारा, यानी कि पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है। यानी कि बहुपरमाणुविक क्या होता है? बहु मतलब होता है ज्यादा, ध्यान रखिएगा, बहु मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो आइए, जिन अणुओं में 3 से अधिक परमाणु होते हैं उन्हें बहुपरमाणुविक कहते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, और यही आपका TRE 3 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सल्फर किस प्रकार का परमाणु है। आप लोग एक बार आंसर बताइए, और इसमें से आंसर था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर था। कल जब मैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेकर आऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको लगाऊंगा, और पीछे भी 2 क्वेश्चन जो दिखाया था उसको भी लेकर आऊंगा। ध्यान दीजिए, उसमें 1 परमाणु दिया था, द्विपरमाणु दिया था, त्रिपरमाणु दिया था, बहुपरमाणुविक ऑप्शन ही नहीं दिया था, और उसका आंसर डी हो गया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो बहुपरमाणुविक क्या हो गया? यानी कि 3 से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बना है बहुपरमाणुविक। जैसे फास्फोरस P4, गंधक S8, तो देखिए 8 परमाणुओं से मिलकर बना है, यह 4 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? बहुपरमाणुविक। अब आपकी NCERT में एक दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। मैं तो एग्जाम्पल दे दिया हूं बहुत सारा का, लेकिन इसको आप लोग रट जाइएगा, लिख लीजिएगा, दीवार पे चिपका दीजिएगा, ठीक है। आइए, 1 परमाणु वाला देखिए, यहां तत्व के प्रकार लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। आइए, अधातु, ये सारा जितना ये है सब अधातु है। आइए,
ऑर्गन अभी मैं आपको एग्जांपल में बताया, आपका एक परमाणविक होता है। हीलियम एक परमाणविक होता है। ऑक्सीजन O2 कैसा होता है? द्विपरमाणुक होता है। हाइड्रोजन H2 कैसा होता है? द्विपरमाणुक होता है। नाइट्रोजन N2 कैसा होता है? द्विपरमाणुक होता है। क्लोरीन Cl2 द्विपरमाणुक होता है। सारा एग्जाम्पल मैं दे दिया हूं आपको, कुछ नया मिलेगा आपको जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। फास्फोरस चतुर्थ परमाणुक होता है, यानी कि 4 होता है। आइए, सल्फर बहुपरमाणुक होता है। अब आइए धातु की मैं बात करूं तो धातु में आपका सोडियम हो गया, एक परमाणु होता है। Na होता है, ध्यान रखिएगा। आयरन जो होता है आपका एक परमाणु होता है। एल्युमिनियम एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु होता है। यानी कि जो सारा धातु है आपका एक परमाणु होता है, याद रखिएगा। ये दोस्तों पूरा आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर पूछा है, हो सकता है इस बार कॉपर पूछ ले, सोडियम पूछ ले, ऑक्सीजन पूछ ले और आप फंस जाइएगा। चलिए, तो ये तो पहला प्रकार था, एक ही तत्व से जो बना है उसको तत्व के अणु कहते हैं। अब जो दो तत्वों से मिलकर बना है, जैसे आप लोग पढ़े थे अभी आप लोग एग्जांपल CO2 का देखे थे, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो तत्व मिल गया था, तो ये आपका तत्व नहीं, अब ये यौगिक बन गया। जैसे जल पढ़िएगा तो जल आपका H2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिल गया, दो तत्व मिल गया, तो दो तत्व मिल गया तो दोस्तों यह यौगिक हो गया। ध्यान रखिएगा, यह तत्व के अणु नहीं रहा, यौगिक के अणु हो गया। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, मैं पहले ही बताया था कि जो परमाणुओं का अनुपात होगा, चाहे यह जल आप कीचड़ से लिए हो, समुद्र से लिए हो या चापाकल कुआं कहीं से भी लिए हो, स्रोत कहीं भी हो, इसका जो परमाणुओं का अनुपात होगा दोस्तों समान होगा। अनुपात क्या होगा? समान होगा। ये मैं पिछले क्लास में बता दिया हूं, यही चीज लिखा हुआ है कि निश्चित अनुपात। अब बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे जो पहली बार आए होंगे कि सर ये निश्चित अनुपात क्या होता है। तो निश्चित अनुपात का मतलब यही होता है कि आप जल कहीं से भी लिए हो, जल का स्रोत कहीं से हो, आपका उसमें अनुपात जो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का समान होगा। चाहे कीचड़ युक्त पानी हो, आपका समुद्र का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, दोस्तों अनुपात आपका समान होगा। परस्पर यानी कि भिन्न भिन्न तत्व में के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस 2-3 एग्जाम्पल बॉक्स में दिया हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे जल हो गया, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ठीक मिलकर बना है, दो तत्वों से, यानी कि यहाँ संयुक्त तत्व लिखा ही है, दो तत्वों से मिलकर बना है। अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन। ये इनका अनुपात दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से पूछ लें। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया। दोस्तों ये मेरा रिकॉर्डिंग का दूसरा क्लास है। मैं कल आपके लिए इस क्लास को रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन मुझे खुद में अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, जो अगर एक बार आप लोग देख लें तो थोड़ा सा कुछ कमी रह जाएगा। इसीलिए मैं यह क्लास दूसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक दिन भले गैप लग गया, लेकिन आज जो वीडियो दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। चलिए, अब होता है, अब हम लोग पढ़ लिए, परमाणु भी पढ़ लिए, अणु भी पढ़ लिए। अब आइए इस चैप्टर में आयन के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिया हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है। यानी कि आयन क्या होता है? तो आयन वे कण होते हैं जो किसी परमाणु या अणु में से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आयन के बारे में? ध्यान रखिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, इसी को आयन कहते हैं। माइनस हो रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, आइए एक बार देख लेते हैं। यानी कि आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। एक चीज तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आयन क्या होते हैं? विद्युत आवेशित कण होते हैं, और इन्हें धनायन और ऋणायन कहते हैं। ठीक है, याद, यानी कि दो प्रकार में बटा गया, धन आयन और ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है? या तो निष्कासन होगा या ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन आएगा आपका। ठीक है, आइए
बस इतना ही दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में कि आयन क्या होता है, इसके कोई प्रकार के बारे में चर्चा नहीं किया गया था। यानी कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। आवेश शब्द ही आ गया तो यह आयनिक हो गया। ठीक है, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह होता है। यानी कि एक परमाणु या एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह हो सकता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। इसी में आगे क्या दिया हुआ था कि जो ऋण आवेशित आयन को ऋणायन और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। सिंपल है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो Na में आपका प्लस चार्ज हो गया और वहीं Cl में माइनस हो गया। वही चीज लिखा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम है यानी कि Na प्लस है, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन है यानी कि Cl संघटक कणों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, बस यही चीज लिखा हुआ था। ये कुछ आयनिक यौगिक का नाम दिया हुआ था, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इनका अनुपात 5:2 होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम एवं सल्फर 3:2 होता है। वहीं सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम और क्लोरीन यानी कि 23:35.5 के अनुपात में रहता है। तो यह दोस्तों आपका धनायन था, ऋणायन था, आयन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन न पूछने की संभावना है और न आपसे पूछेगा अभी। चलिए, यहाँ से हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछ ले, और यहाँ से पूछ लेगा कि मोल की अवधारणा यानी कि मोल के कंसेप्ट आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। आइए मोल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। लगभग आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। चैप्टर का मेन आपका परमाणु और अणु ही था। चैप्टर का जैसा नाम था परमाणु एवं अणु। ये सब थोड़ा सा दिया हुआ है न्यूमेरिकल के लिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं ये पॉइंट की, तो न्यूमेरिकल के लिए दिया हुआ है। और आपके एग्जाम में देखिए न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, सिर्फ ये मान वगैरह पूछ सकता है, याद रखिएगा। यानी कि मोल एक मात्रक है, एक यूनिट है, एक इकाई है। ध्यान रखिएगा, जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या दर्शाता हो। अब बताइए कि जैसे ही किसी भी पदार्थ में जब परमाणु या अणु की संख्या हो गया, तो एक बात बताइए, जहां संख्या जुड़ जाता है वहां यूनिट जुड़ जाता है। जैसे दूध 1 लीटर ले रहे हैं तो सिर्फ 1 बोलिएगा तो नहीं पता चलेगा, वहां आपको लीटर लगाना पड़ेगा। आप डेली 2 किलोमीटर जाते हैं तो किलोमीटर नहीं लगेगा तो पता नहीं। आप 2 जाते हैं, क्या 2 जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, तो यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे भी यहाँ परमाणु और अणु की संख्या जब पढ़ रहे हैं तो आपको यूनिट भी लगाना पड़ेगा। और वही यूनिट क्या होता है, आपका मोल होता है। वही एक मात्रक है जिसको मोल कहते हैं। ठीक है, तो आइए, 1 मोल बराबर याद रखिएगा हमेशा। ये बहुत बार पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जामों में। अभी आपके बीपीएससी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन अलग अलग एग्जामों में पूछ लिया है कि 1 मोल बराबर कितने होते हैं। तो 6.022 गुना 10⁻23 कण यानी कि एवोगाड्रो संख्या। ध्यान रखिएगा, मोल की गणना का एक सूत्र भी होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा में ग्राम आणविक द्रव्यमान। जिस चीज का भी लीजिएगा उसका आणविक द्रव्यमान ग्राम में और ऊपर द्रव्यमान लिखेगा तो आपका मोल का वैल्यू निकल जाएगा। आइए, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के 1 मोल के कणों यानी कि परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है। कोई भी पदार्थ है तो उसका संख्या निश्चित ही होगा, जिसका मान 6.022 गुना 10⁻23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। ठीक है, यह मानव द्वारा नहीं, प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाड्रो स्थिरांक अथवा अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जिसको n0 से निरूपित किया जाता है। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाड्रो इनके सम्मान में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के सम्मान में रखा गया था। अगर 1 मोल की मैं बात करूं किसी पदार्थ का,
तो 6.02 गुना 10 के पावर 23 याद कर जाइएगा। वैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 दर्जन में, तो आपको पता है 12, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हो सकता है कहीं पूछ ले। 1 ग्रूस बराबर 144 होता है। तो दोस्तों आपका यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है और यही आपका लास्ट पॉइंट था। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए दिया हुआ है। अब आपको निकालना होगा, जैसे हीलियम के, जैसे 52 ग्राम हीलियम के, 52 ग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हीलियम के अगर द्रव्यमान निकालना होगा मोल में, तब आपको ये फॉर्मूला बेस ये सब आपको रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। अभी तक तो मैं 3 यानी कि TRE 1, 2, 3 में आया नहीं है, तो उम्मीद है नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट मान पूछ सकता है। तो दोस्तों यही आज का आखिरी पॉइंट था, यानी कि ध्यान रखिएगा कल मैं डेट बता दूं तो कल शायद है 3 तारीख, यानी कि 3 अप्रैल को ध्यान रखिएगा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चलेगा और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर, ध्यान रखिएगा, आपको मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाऊंगा, आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं व्याख्या भी ऐड करूंगा। ये सारा एक बार कल आप लोग का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा व्याख्या में 20 क्वेश्चन का। जैसा कि आप जीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं और साइंस का भी हम आपको प्रैक्टिस के तौर पर लेकर आते हैं हर चैप्टर का। तो कल ध्यान रखिएगा 7 PM में। अभी बता रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि सर क्लास का पता ही नहीं चला, क्योंकि ये क्लास अब ऑफलाइन चल रहा है। ऑफलाइन देखिए दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग करके अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। वहीं ऑनलाइन में इस क्लास को डिस्क्रिप्शन को लूँ मैं, यानी कि पूरी व्याख्या को बताऊं, तो कमेंट में थोड़ा सा ध्यान भटकता है, समझाने में थोड़ा सा कमी हो जा रहा था, इसीलिए मैं बिल्कुल इत्मीनान से समझा के वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको, ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दोस्तों कंजूसी मत कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास मिल रहा है आप लोगों को, ऐसा क्लास मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही दे रहा हूँ, मिलेगा, लेकिन दोस्तों बहुत मेहनत के बाद ये क्लास बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो कमेंट करके एक बार बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तब जाके यही आपका जो मैसेज होता है, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मेरे लिए प्रेरणा होता है, तभी मैं आगे जाके और ज़्यादा मेहनत करता हूँ और करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ और ग्रुप में। तब तक के लिए धन्यवाद।